हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का 5वां चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे और ये जो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर के माध्यम से हमने ये बताया था कि तत्व क्या होते हैं और तत्वों को आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों। साथ में हमने ये बताया था कि डोबरनियर का ट्रिक नियम क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद मैंने मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में बताया था, मैंने न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी के बारे में बताया था, जो ही वैज्ञानिक आवर्त वर्गीकरण के बारे में बताए थे, कुछ ना कुछ अपना मत दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है और ये किस तरीके से मॉडिफाइड की गई और इसको किस तरीके से फाइनली टचअप के रूप में इसे मतलब कि पास किया गया और इसके क्या भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। क्या समझेंगे? हम समझेंगे आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक यही होने वाला है कि आधुनिक आवर्त सारणी होती क्या है। तो तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। देखिए, किसी भी तत्व का जो भी परमाणु द्रव्यमान होता है उसके परमाणु संख्या से क्या होता है तो अधिक होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक अगर मान लो 1 है तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा 1 पॉइंट कुछ होगा, समथिंग होगा, ठीक। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो बोला गया है, ये जो नियम बोलता है वो ये बोलता है कि तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये जो नियम है ये सबसे पहले किसने दिया था तो डोबरनियर ने भी जो भी आवर्त सारणी दिया था उसमें भी तीन तत्वों को जो कि समूह में लागू हो रहे थे, 3 तत्व एक ही सीरीज में लागू हो रहे थे, ठीक ना। इस प्रकार अपना एक समूह बनाया और वो भी जो भी समूह होते हैं वो भी जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों का भी जो गुणधर्म होता है उनकी परमाणु संख्या का जो आवर्त होता है उसी के फलन होता है, ठीक। तो अब इसमें हम समझते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें जितने भी सारे के सारे तत्व हैं इसमें कैसे सुचारू रूप से मतलब कि आ सके, मिल सके। तो इसको कृपया थोड़ा सा सारणी को ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। इसमें जो भी धातु है, अधातु है, उपधातु है, इसको रंगीन के माध्यम से, अभी तो ये सादा है, मैं कभी रंगीन के माध्यम से दिखा दूंगा, ठीक ना, कि किस तरीके से जो तत्व हैं अपने सारे 4 ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और किस तरीके से हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की सीरीज पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे धातु, अधातु, उपधातु, समूह पढ़ते हैं, ठीक ना, समझ गए। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो, ठीक ना, जो यह अभी जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पे देखो सबसे पहला जो परमाणु क्रमांक पहला पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पे देखो बोरान, कार्बन, नियान, ठीक ना। इस तरीके से मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से सारे तत्वों को दिखाया गया है। अब यहाँ पे ये समझो कि जो आप इस तरीके से देख रहे हो, ठीक ना, जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं ये आपका क्या है तो समूह संख्या है और टोटल कितने समूह हैं तो 18। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 18 समूह है। कितने समूह है भाई? 18 समूह, ठीक ना। कितने समूह हैं? तो अब पूछता है क्वेश्चन पेपर में कि पीरियोडिक टेबल में कितने समूह और कितने आवर्त हैं, तो टोटल 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। 7 क्या हैं? आवर्त हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से टोटल यहाँ पे यूरेनियम तक दिखाया गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लेंथेनाइड, एक्टेनाइड यहाँ पे सीरीज दिखाई गई है, ठीक। इतना आपको अभी दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो दिखाई दे रही है धातुओं को अधातुओं से अलग करती हुई आपको बता रही है। जो भी यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई जाएगी वो क्या बोला जाएगा कि जो भी धातु है अधातु से अलग होते हुए नजर आएगा, ठीक ना। इस प्रकार हमारा ये आधुनिक आवर्त सारणी है। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक समझते हैं कि जो भी यहाँ पे मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी दिया था उसमें कुछ ना कुछ दोष रह गए थे, ठीक ना। इनको दूर किए गए, बाद में उसको समझते हैं कि कौन कौन से दोष थे, बाद में उसे दूर किए गए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, ठीक ना, आधुनिक आवर्त नियम के हिसाब से हम देखते हैं तो आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इस आवर्त सारणी का जो खोज किया गया इसको या मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो भी यहाँ पे दिक्कत था, दोष था, वो सारे के सारे दोस्त इस आधुनिक आवर्त सारणी के आने की वजह से क्या हो गया तो दूर हो गया। सबसे पहला दूर ये हुआ कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई। क्या बोला गया? समस्थानिकों की जो भी स्थिति है वो क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। समझ में आ गया ना। उसके बाद यानी कि समस्थानिक कहने का सेंस क्या है भाई, समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे तत्वों की ये स्थिति होती है इसमें उस तत्व के जो भी परमाणु होते हैं समान हो जाएंगे। परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएंगे, लेकिन स्थान क्या होगा, एक स्थान पर रखा जाएगा, ठीक ना। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा जाएगा, वो हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक रखते हैं। यानी कि स्थान समान होगा लेकिन परमाणु भर क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। समान यहाँ पे यूरेनियम का, यूरेनियम के अलग अलग होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार रखा गया। समझ में आ गया। अगला यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो ये बता रहा है कि कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकिल यानी कि परमाणु संख्या 28 से पहले आ गया, ठीक। उसमें क्या था, जो भी मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था वो क्या किया था, निकिल के बाद रख दिया था। किसको, कोबाल्ट को। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी आई तो क्या की, सबसे पहले कोबाल्ट को रखी, उसके बाद यहाँ पे किसको रखी, निकिल को रखी। आगे समझ में, परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा। सही बात है, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई भी तत्व नहीं आता है आधुनिक आवर्त नियम के हिसाब से। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, ये पूछता है पेपर में, तो समझिए परमाणु संख्या को सबसे पहले हम जेड से निरूपित करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक ना। परमाणु संख्या को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। जो परमाणु संख्या होती है ये अणु के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके सेंटर में जितने भी प्रोटॉन पाए जाएंगे उस सारे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा कौन सा, तो ये परमाणु संख्या। आगे समझ में, बहुत ही क्लियर एंड कट बात है कि जो भी परमाणु संख्या होती है किसी भी अणु के सेंटर में पाए जाने वाले जितने भी प्रोटॉन की संख्या होती है यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मैंने बताया ना अभी, ऐसे 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं, और 36 पंक्तियाँ होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी पीरियोडिक टेबल में 18 को क्या होंगे, तो स्तंभ होंगे। स्तंभ मतलब पिलर होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ को समूह बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। लेकिन 7 को ऐसे क्षैतिज लाइन होगा, पंक्ति होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। आगे समझ में। और किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों की कोषों में संख्या जो होगी समान होती है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या क्या होती है भाई, बराबर होती है, एक समान होती है, ठीक ना। अंतिम कोष में आ गया। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोष की जो संख्या होगी क्या होगी, समान होगी, यानी सेल की जो भी संख्या होगी समान होगी। आपको बताया जाएगा कितने सेल होते हैं, कितने कोष होते हैं, ये सब बताया जाएगा। इन सभी तत्वों में कोष की संख्या क्या है, तो समान है। यहाँ पे देखो कोष की संख्या क्या है, समान है। 2 कोष दिए गए हैं, के और एल, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं एक समूह में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, जो लास्ट में पाए जाते हैं,
इसे वैलेंसी के नाम से हम जानेंगे आगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर समूह फर्स्ट को हम देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब कि या तो इसको उतना इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या कर सकता है? अपना ये कोष पूरा कर सकता है, समझ गए। लिथियम का भी एक है, नाइट्रोजन का भी एक है, पोटेशियम का भी क्या है? एक है। तो ये लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक बच रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आगे समझ में, सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, यानी कि एक समान है। एक है और क्या है? वो समान है। समूह में नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ जाती है। जो भी आप समूह में ग्रुप में नीचे आएंगे तो क्या होगा? कोष की संख्या, सेल की संख्या बढ़ेगी, ठीक ना। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोष में भरे जाते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा? कोष की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, ठीक ना। विभिन्न कोषों में भर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आप देखो, विभिन्न कोष में भर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो भी यहाँ पे आपके कोष होते हैं, KLMN, मान लो KLMN, अब इस कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन के भरने की कंडीशन के आधार पर यह बता सकते हैं कि जो तत्व है आवर्त में कितने तत्व पाए जा सकते हैं, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ये सब बता सकते हैं, ठीक ना। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n², ये फार्मूला है, 2n² द्वारा निरूपित की जाती है, इंडिकेट की जाती है, जहां n दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है, ठीक। जैसे मान लो कोई भी कोष है, ठीक, तो फार्मूला होता है, जब कोष की संख्या पता होती है तब हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस माध्यम से? तो 2n² वाले फार्मूला के माध्यम से। चलो एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ पे K कोष है और K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2n², n का मान क्या है? एक है, तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी कि 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो तत्व क्या हो जाएगा? प्रथम आवर्त के में 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 2 तत्व है। इसी प्रकार हम L कोष को देख लेते हैं। यहाँ पे n = 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। तो तत्व क्या हो जाएगा? प्रथम आवर्त में 2 तत्व हो जाएंगे। आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति उसकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। आवर्त सारणी में तत्वों की जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, वो किसकी बताती है? रासायनिक क्रियाशीलता को, ठीक। ये किस प्रकार का रिएक्शन कर सकता है, इसकी क्या गुण है, ठीक है, सब कुछ बता सकता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या बता सकता है? तो तत्व का कितना एंगल बता रहा है, मतलब कि कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कि डबल बॉन्ड बना रहा है, कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, सारे बॉन्ड की कंडीशन समझ में आ सकती है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, किस प्रकार की प्रवृत्ति है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे बैलेंसी के बारे में, यानी कि संयोजकता के बारे में। तो परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इस उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो कोई भी परमाणु है, ठीक, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आप जो भी ले लो, ठीक ना। तो जो भी सोडियम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, जो बाहरी कोष में सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? बैलेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया? या जैसे मान लो अपनी कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, वो क्या हो जाएगी? उसकी बैलेंसी हो जाएगी, ठीक ना। अब देखो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में, आवर्त मतलब ये, ठीक ना, आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं मतलब इधर से इधर जाओगे, देखो जैसे तीर बना रहे हैं, तो बाएं से जब दाएं जाओगे तो 1 से होकर 4 तक बढ़ जाती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। सबसे पहले 1 से लेकर के 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो अभी दिखाया गया है, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद घट के कहाँ तक आ जाएगी? 0 तक आ जाएगी। आगे समझ में इस प्रकार। अब समझते हैं कि परमाणु साइज क्या होता है भाई, ठीक। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है।
किसका पता चलता है? तो परमाणु की कितनी रेडियस है, ठीक ना, ये पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से वाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु की साइज होती है। एक परमाणु के सेंटर से वाह्यतम कोश कितना दूर है, बाहरी कोश कितना दूर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु का साइज बोलते हैं, ठीक ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घट जाती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि हो जाती है। जब आवेश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। सही बात है, आगे समझ में। इससे यहाँ पे देखो थर्ड आवर्त में हम देखेंगे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, ठीक ना, इस प्रकार। तो यहाँ पे देखो इसकी त्रिज्या सबसे पहले 186 थी, फिर 160 हो गई, फिर 143 हो गई, फिर 118 हो गई। इसी प्रकार ये घटती चली जाएगी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जब परमाणु का साइज बढ़ेगा या घटेगा तो नाभिकीय कोश में जो भी क्या होगा? आवेश बढ़ जाएंगे। जब आवेश घटेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो बताया गया है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। क्यों? कब की? जबकि कोश की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। जब कोश की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे कि नाभिक और वाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके यहाँ पे देखो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या? सबसे पहले 152 थी, फिर 52 से बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गई? 270 पे आ गई, ठीक ना। अब धात्विक गुण क्या होता है और अधात्विक गुण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। धात्विक गुण का अर्थ क्या होता है? तो किसी तत्व की परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। हाँ, धात्विक गुण क्या होता है कि कोई भी मान लो परमाणु है, वो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, कितना डोनेट कर सकता है, या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? धात्विक गुण बोलते हैं, ठीक ना। आगे समझ में। अब धातुएं जो होती है आवर्त सारणी में बाएं तरफ होती है। मैंने अभी तुरंत बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी पीरियोडिक टेबल है आपका ऐसा टाइप का, तो जो भी धातुएं होती है सबसे पहले बाईं ओर होती है, इधर होती है धातुएं, ठीक। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, चार्ज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होगी वो घट जाएगी, ठीक ना। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, मतलब देते हैं, डोनेट करते हैं, और धनात्मक आयन, जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम है तो Na+, ठीक, ये धनायन बनाएगा। कैसा बनाएगा? धनायन, धन आयन, धनात्मक आयन बनाता है। अतः धातुएं जो होती है वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। धातु क्या बोलते हैं हम? वैद्युत धनात्मक तत्व बोलेंगे, ठीक। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई? धात्विक गुण बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा? धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है? नाभिकीय आवेश घट जाता है। क्या होता है? नाभिकीय आवेश घट जाता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल सकते हैं या निकल जाते हैं। आगे समझ में। ऊपर से जब नीचे आओगे तो क्या होगा भाई? धात्विक गुण बढ़ जाएगा। और मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में बाएं तरफ क्या होता है? धातुएं होती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक ना। ये पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं अधात्विक गुण। अधात्विक गुण क्या होता है भाई? तो अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती है। जो भी नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती है? वैद्युत ऋणात्मक, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, देगा नहीं, ये लेगा, ग्रहण करेगा। सोडियम से मान लो NaCl है, नमक का घोल है, तो इसमें क्या होगा? अगर सोडियम अगर त्यागेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, छीन लेगा, ठीक ना, लेने की कोशिश करेगा। तो अधातु होती है आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती है। किसके ओर? ये मान लो ये आवर्त सारणी है तो आवर्त सारणी के किसके ओर पाई जाएगी? दायां साइड में। बाएं साइड में क्या पाया जाएगा? तो धातुएं। दाएं साइड में क्या पाया जाएगा? तो अधातुएं। बीच में उपधातुएं, ठीक ना, समझ गए। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं मतलब इधर से, जैसे ही इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? अधात्विक गुण बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी इनकी बढ़ जाती है। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, उल्टा हो जाएगा उसके। धात्विक गुण बढ़ेगा तो ये अधात्विक गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, ठीक। आवर्त सारणी में
के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती है। उपधातु मतलब जो इलेक्ट्रॉन को सुगमतापूर्वक या किसी भी करंट को सुगमतापूर्वक फ्लो नहीं करा सकती है, ठीक ना। ये कुछ गुण धातुएं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। जो उपधातु होते हैं कुछ कुछ गुण धातुओं को दर्शाएंगे, कुछ कुछ गुण अधातुओं के भी दर्शाएंगे, ठीक ना। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय होता है, ठीक ना। किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, समझ गए। जबकि अधातु ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। आगे समझ में। अब यहाँ पे हम आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार परमाणु साइज बढ़ेगा, कम होगा, या उसकी क्या कंडीशन रहती है पीरियोडिक टेबल में। सारा का सारा यहाँ पे एक निचोड़ बताया गया है। इसको अगर समझ लेते हो तो पूरा आधा पीरियोडिक टेबल आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्रम संख्या 1 में बताया गया है कि परमाणु की साइज, ठीक। तो आवर्त में परिवर्तन कब होगा? तो परमाणु साइज जब आवर्त में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। कब? इसका रीज़न है क्यों हो जाता है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो भी आकर्षण जो बल होता है वो बढ़ जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। अब जब दूरी कम हो जाएगी तो परमाणु की साइज क्या हो जाएगी? ऐसे ही कम हो जाएगी, ठीक। अब देखो समूह में परिवर्तन क्या होगा भाई? तो समूह में परिवर्तन बढ़ जाएगा। जब परमाणु साइज जब आवर्त में परिवर्तन करोगे तो परमाणु साइज क्या होगा? कम होगा, ठीक। आवर्त में जब परिवर्तन करोगे तो परमाणु साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप समूह में परिवर्तन करोगे तो परमाणु की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक। अब समूह में परिवर्तन करने से परमाणु की साइज बढ़ेगी। इसका रीज़न क्या है? तो ये समझ लो, नए कोष के जुड़ने के कारण बाहरी कोष और नाभिकी के बीच की दूरी क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। इसलिए परमाणु की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो धात्विक गुण, जैसे ही आप आवर्त में चेंज करोगे कोई भी कुछ भी, तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। लेकिन वहीं हम बात करेंगे अगर आवर्त में चेंज करोगे, ठीक ना, इसमें समूह में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? धात्विक गुण बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है, ठीक। अब अधात्विक गुण देख लेते हैं। तो अधात्विक गुण जैसे ही आप ग्रुप में या आवर्त में चेंज करोगे तो अधात्विक गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? समूह वाला वो कम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अधात्विक गुण बढ़ने का रीजन क्या है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन अधात्विक गुण कब कम होगा? जब प्रभावी इलेक्ट्रॉन आपस या आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता ही कम हो जाएगी तो अधात्विक गुण क्या हो जाएगा? कम हो ही जाएगा। सही बात है, ठीक। तो बस खाली इतना ही, ये 3 पॉइंट थे जो कि हमने समझ लिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियोज़ के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस का 6ठा चैप्टर समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।